डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, इनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भारत में न जानता हो। इनको भारत के संविधान का निर्माता बोला जाता है, इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लेकिन ये शब्द बोलने के लिए इस इंसान ने जितनी स्ट्रगल की है अपने जीवन में, जितना फेस किया है, जितना शोषण को बर्दाश्त किया है, और उसके बावजूद अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहे हैं, वो सीखने की जरूरत है। इनसे हमें सीखना है कि कैसे हम मुश्किलों में भी अपने लक्ष्य को धूमिल नहीं होने दें, कैसे हम जब सारा समाज हमारे विरोध में हो तब हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो इनके जन्म दिवस को नेशनल हॉलीडे की तरह डिक्लेयर किया गया है, और ये डिक्लेरेशन जो किया गया है वो 2015 में किया गया था। सो 12 मार्च 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हर साल अप्रैल 14 को हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाएंगे और नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद रीजन क्या था, क्योंकि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में अगर आप देखिए, सोशल जस्टिस के लिए बहुत फाइट की इन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर ने ये चाहते थे कि समाज में जो सोसाइटी में इनजस्टिस है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको खत्म किया जाए। फर्स्ट नेशनल सेलिब्रेशन जो किया गया वो 14 अप्रैल 2015 को किया गया, और ये अनाउंसमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन ने इसको शुरू किया था। ये आप इमेज देखिए तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो लंदन में अपने बैचमेट्स के साथ इनकी फोटो है। इनके हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं, शायद इस बैकग्राउंड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। 14 अप्रैल 1891 में 1891 में इनका महोवा डिस्ट्रिक्ट आज मध्य प्रदेश में है। सो ब्रिटिश इंडिया में महोवा एक जगह हुआ करती थी, आज भी है महोवा। सो वहां पे इनका जन्म हुआ। अगर इनका कास्ट बैकग्राउंड देखें तो ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महार को अनटचेबल माना जाता था, और इनके साथ भी वही डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो अनटचेबल सोसाइटी के साथ हुआ करता था उस टाइम पे भी। इनके फादर जो थे रामजी मालोजी सकपाल थे, वो सूबेदार थे ब्रिटिश आर्मी में। एंड मदर जो थी भीमा बाई रामजी सकपाल हुआ करती थी। ये इनकी फोटो है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है जो आपको इंप्रेस करेगी वो इनका एजुकेशन। आप सोचिए उस टाइम पे जो अनटचेबल्स होते थे उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं होता था, और ये इंसान इतनी ऊंचाइयों तक पढ़ के गया। मैट्रिकुलेशन उन्होंने 1907 में की। हाई स्कूल कंप्लीट, ये पहले दलित थे जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया। उस टाइम पे दलित लोग हाई स्कूल भी नहीं कंप्लीट कर पाते थे। सो ही वाज द फर्स्ट दलित हु कंप्लीटेड हाई स्कूल। बीए इन्होंने 1912 में किया, एल्फिंस्टन कॉलेज से किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। इनको स्कॉलरशिप मिली कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1913 से लेकर 16 तक, वहां इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया, बाद में पीएचडी भी किया 1927 में। और इनकी थीसिस का जो टॉपिक हुआ करता था, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1916 से लेकर 1923 के बीच में इन्होंने डीएससी इन इकोनॉमिक्स किया, इवन लॉ स्टडी किया ग्रेज इन में, और वहां से वो बैरिस्टर बने। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं तो उन्होंने 1924 में जब वो इंडिया आए तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, और ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहुत फेमस भी रही। सो इसका मोटो क्या था, सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स करना। पर्पस था कि दलित का अपलिफ्टमेंट किया जाए, एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए, प्लस उनके साथ साथ उनका सोशो पॉलिटिकल, सोशल में एक्टिविज्म लेकर आया जाए, और पॉलिटिकल क्लास में उनका कुछ से हो, इसके लिए ये बनाई गई। इन्होंने एक मूक नायक, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसका एक न्यूज़पेपर भी चलता था जिसको मूक नायक बोलते थे। मूक नायक का मतलब जो बोल नहीं सकते, उनका हीरो। ये जो मूक का मतलब है जो अपनी जुबान, जो वॉइसलेस लोग हैं उनको वॉइस प्रोवाइड करना। सो ये बहिष्कृत भारत ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, मूक नायक, बहुत फेमस न्यूज़पेपर था उस टाइम का। महार सत्याग्रह 1927 की बात करते हैं तो महार सत्याग्रह एक्चुअली क्या था कि जो टैंक हुआ करते थे वो अपर कास्ट के, उसमें टैंक से पानी अगर सिर्फ अपर कास्ट के लोग ले सकते थे। सो महाद टैंक था, उस टैंक से अपर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट को अलाउ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट एजिटेशन किया कि लोअर कास्ट को क्यों अलाउ नहीं हो सकता, वाटर इज फॉर ऑल, सबके लिए होना चाहिए पानी। सो ये फर्स्ट इनका मास प्रोटेस्ट था, महार सत्याग्रह 1927 में। नेक्स्ट इज कालाराम टेम्पल सत्याग्रह 1930 में। एक्चुअली टेम्पल में पहले भी आप देखेंगे भगवान को, अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे
भगवान के दर्शन करना अनटचेबल्स के लिए अलाउड नहीं था, अपर कास्ट अलाउ ही नहीं करती थी। सो कालाराम टेम्पल सत्याग्रह 1930 में हुआ और उसमें इन्होंने टेम्पल एंट्री की बात की कि अनटचेबल्स को भी अलाउ होना चाहिए, उनको भी राइट टू इक्वालिटी की बात की, उनके लिए भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? वैसे तो अनसक्सेसफुल था, लेकिन बहुत ज्यादा एजिटेशन हुआ, बट फिर भी इन्होंने इक्वालिटी की बात की। लास्ट आप नेक्स्ट देखते हैं तो पूना पैक्ट 1930 में अगर हम देखते हैं तो पूना पैक्ट साइन हुआ, और पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं 32 में पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट में अगर हम देखते हैं तो पूना पैक्ट गांधी जी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में साइन हुआ। एक्चुअली गांधी जी ये बोलते थे, ये हमेशा बोलते थे अंबेडकर साहब की दलित कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए जैसे मुस्लिम को दिया गया था। सो गांधी जी बोलते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बैकग्राउंड है वो रिलीजन के बेसिस पे है, और दलित कम्युनिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट है, वो कोई अलग रिलीजन नहीं है। ये बोलते थे कि नहीं, अगर हम दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे तो उनका कभी भी भला नहीं हो पाएगा। और गांधी जी बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कर दी अनटू डेथ तक, कि जब तक मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि दलित कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सो आउट ऑफ कंपल्शन बी.आर. अंबेडकर एट लास्ट पूना पैक्ट किया गांधी जी के साथ। बी.आर. अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट किया गांधी जी के साथ, और जब पूना पैक्ट किया तो उसमें रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी आई वो पूना पैक्ट से ही आई कि हम दलित, गांधी जी ने बोला कि हम दलित लोगों के लिए क्या करेंगे, सीट को रिजर्व कर देंगे और दलित लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिससे वो सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन कर सकें, उनका सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेशन को एंश्योर किया जा सके। इन सब बातों पे ये पूना पैक्ट हुआ। और क्योंकि बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर चाहते थे कि गांधी जी के जीवन को सेव किया जाए, इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट भी कर लिया और अपनी बात जो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर थी उसको भी उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, रिजर्वेशन पे वो एग्री कर गए। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से शुरू हुई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया लंदन में जाके, और हमेशा हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दलित राइट्स की बात की और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। नेक्स्ट अगर देखते हैं चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जब भारत आजाद होने वाला था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये टास्क था कि वो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बाबा साहब के कंधों पे थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन दिन रात मेहनत करके बाबा साहब अंबेडकर और उनकी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और उसमें एक आर्टिकल, स्पेशल एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 17, जो ये बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी को आप किसी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उसको किसी फॉर्म में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 भी क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर पूरे जीवन इक्वालिटी की बात करते रहे, सोशल इक्वालिटी की बात करते रहे, सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करते रहे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते रहे कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए, और उन्हीं फिलॉसफीज को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम्बाइब करने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनके बाबा साहब अंबेडकर के जर्नल्स, तो 1920 में मूक नायक, बहुत पॉपुलर मूक नायक हुआ करता था, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में उन्होंने पब्लिश किया। बहुत सारी बुक्स भी लिखी। आप कभी भी बाबा साहब की बुक्स पढ़िए, आपको लगेगा कि कोई इतना बड़ा चिंतक उस टाइम पे भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा फिलोसफर, इतनी बड़ी सोच जो इक्वालिटी को लाना चाहता हो, समाज में समानता लाना चाहता हो, समाज में बराबरी लाना चाहता हो, ऐसा भी थिंकर उस टाइम पे था। सो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्होंने बुक लिखी, बहुत फेमस बुक है कि एनिहिलेशन का मतलब कास्ट को खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट इज बुद्धा और कार्ल मार्क्स का उन्होंने कंपैरिजन किया। थर्ड बुक देखते हैं द अनटचेबल हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स। सो ये बुक ये इंसाइट देती है कि आखिर अनटचेबल्स कौन थे और क्यों वो अनटचेबल्स बने। नेक्स्ट इज बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बुक लिखी इन्होंने। राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के फॉल को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई उन्होंने, ठीक है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया। ऐसा नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में सिर्फ
दलित क्लास के लिए बात की, उन्होंने लेबर क्लास के भी अपलिफ्टमेंट की बात की, उन्होंने लेबर के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भी बोला कि लेबर को 12 घंटे नहीं काम कराना चाहिए, लेबर का काम 8 घंटे होना चाहिए, उसके लिए भी काम किया। बाबा साहब अंबेडकर अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे तो उस टाइम पे उनको डायबिटीज भी थी। डायबिटीज होने के बावजूद दिन रात 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करना कोई आसान बात नहीं है। अपने पूरी लाइफ आपने, अगर बाबा साहब अंबेडकर की बात की जाए तो पूरी लाइफ इस देश को दे दी और इस देश से अनटचेबिलिटी खत्म करने को दे दी। आज वो बाबा साहब अंबेडकर का ही फिलॉसफी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट टू इक्वालिटी देती है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ देती है, राइट टू लाइफ देती है। ठीक है, आपके राइट्स की बात करते हैं और एक ऐसे आदमी के राइट्स की बात करते हैं बाबा साहब जो बिल्कुल समाज में बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे खड़ा है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको भी राइट्स देते हैं। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बाबा साहब की, और अचीवमेंट उस चीज को हम कभी भी, मतलब उनके आभार को जो उन्होंने किया है, हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर देखते हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो हिंदू कोड बिल आया 1951 में, लॉ मिनिस्टर थे इनिशियल स्टेज में, वो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की बात की उसमें। हिंदू कोड बिल में आप देखना जेंडर इक्वालिटी इन हिंदू लॉज, विमेन इनहेरिटेंस की बात की। आज आप देखिए अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो उसमें बहनों को भी मिलता है और भाइयों को भी मिलता है, इक्वल शेयर डिवाइड किया जाता है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में विमेन राइट्स की बात की, डाइवोर्स राइट्स की बात की उन्होंने, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलीगैमी की बात की कि एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी करता है, बहुत सारी वाइफ होती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव हिंदू लीडर्स उन्होंने मजबूर, क्योंकि कंजर्वेटिव हिंदू लीडर्स उन्होंने कंपेल किया तो उन्होंने 1951 में रिजाइन भी कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर की एक खासियत थी कि वो अपने विचारों से या अपनी सोच से कभी हटते नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और ये सही भी बात रही, नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से भारत के सामने प्रेजेंट नहीं हो पाता जिस तरह से प्रेजेंट हुआ। कन्वर्जन बाद में लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में तो उन्होंने क्या किया कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने का एक सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था? बुद्धिज्म हमेशा इक्वालिटी को प्रीच करता है, वहां आपको अनटचेबिलिटी इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं मिलेंगी, सो इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया। दूसरा, आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमेशा बाबा साहब अंबेडकर इसके अगेंस्ट रहे। आर्टिकल 370 को वो बोलते थे कि एक देश में एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, कभी एक देश में 2 संविधान नहीं होने चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग सेपरेट संविधान नहीं हो सकता। सो बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 370 के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और उस चीज को बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने अभी खत्म किया है। और एक ही, अब आज की डेट में अगर देखा जाए, जो बाबा साहब उस टाइम पे सोचा करते थे वो आज कंप्लीट हुआ है, और आज देखें तो एक ही संविधान है पूरे देश में। सो उनके सपनों को अभी साकार किया गया है। 1956 में बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, 1956 में उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी, और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे। उन्होंने बीमारी को कभी बीमारी समझा ही नहीं। आप सोचिए, इतनी बीमारी के बावजूद भी वो काम किया करते थे और दिन रात काम करते थे। ऐसा नहीं, आप सोचिए बेटा, आजकल लाइट और सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग दिन रात काम नहीं कर सकते, लेकिन वो दिन रात काम किया करते थे। उनकी अथक मेहनत जो थी, उसी की वजह से बाबा साहब अंबेडकर इस भारत माता के ऐसे सपूत बने जिन्होंने भारत माता को और भारत माता में इक्वालिटी लाने के लिए, भारत के में इक्वालिटी लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। और हम उनको शत शत नमन करते हैं उनके जन्म दिवस पे। हम उनका उधार, उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। हम उनको याद कर सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको इज्जत दे सकते हैं, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, जिसकी वजह से आज आप सब जगह इक्वालिटी देखते हैं, सब जगह सोशल इक्वालिटी देखते हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होती है, पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, उसका हम उधार, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। शत शत नमन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को।